जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2024 से रिलेटेड जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की नई वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम जीके और साइंस के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं पिछली वीडियोस की तरह, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को नोट करके याद जरूर से करते रहिएगा, क्योंकि बहुत कम समय है आपकी परीक्षा के लिए, तो आपको तैयारी अभी से अच्छी तरीके से करते रहना है। 30 में से 30 नंबर वाली क्लास है ये दोस्तों, तो इसमें आपको हर क्वेश्चन अच्छे से देखना है, उसका आंसर बताना है, और लास्ट में दोस्तों स्कोर आपको कमेंट करना है कि आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है आप सभी का, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में आप सभी को कराया था। यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आंसर आसानी से आप बता देंगे। बुद्ध चरित की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों आपका, अश्वघोष। अश्वघोष ने दोस्तों बुद्ध चरित की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा, ठीक है। अब इनमें से दोस्तों मैं पाणिनि की बात करता हूं, तो पाणिनि के आप नोट करिएगा, इसने क्या लिखा था। पाणिनि ने एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो अष्टाध्यायी आपसे पूछेगा, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी, ठीक है। भद्रबाहु से रिलेटेड पूछा जाता है तो नोट करिएगा, एक कल्प सूत्र की रचना इन्होंने करी थी। कल्प सूत्र की रचना इन्होंने करी थी, जो एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सूर्य प्रज्ञाप्ति। सूर्य प्रज्ञाप्ति दोस्तों इन्होंने इसकी भी रचना की थी। तो ये दोनों भद्रबाहु से रिलेटेड हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन से रिलेटेड नोट करिएगा दोस्तों, नागानंद। आपसे पूछेगा कि नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये दोस्तों हर्षवर्धन ने करी थी। आपसे पूछे रत्नावली, रत्नावली भी इसी ने करी थी, रत्नावली की भी रचना। आपसे पूछे प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका, ये भी आपको नोट कर लेना है। इन तीनों को किसने रचित किया था? हर्षवर्धन ने। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से आपको नोट कर लेना है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ए आपका राइट हो जाएगा। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम, जो आपको याद रख लेनी है। और जितनी भी वीडियो करा रहा हूं ना, सभी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, चैनल पर प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, और आप जाके सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा, इन विच स्टेट इज रोहतांग पास लोकेटेड? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए, रोहतांग से रिलेटेड नोट करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों आपका, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट दर्रे आपको नोट कराता हूं, नोट करिएगा, ठीक है। सबसे पहला दर्रा नोट करिएगा, सिपकीला दर्रा। कहां पर है ये दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में ही है सिपकीला दर्रा, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सिपकीला दर्रा। दूसरा इससे रिलेटेड पूछा जाता है बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। ये भी किस कहां पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम से रिलेटेड नोट करिएगा इंपोर्टेंट दर्रे जो पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा नाथुला दर्रा, ठीक है, कहां पर है? ये सिक्किम में है। आपसे पूछेगा जेलेपला दर्रा, कहां पर है? सिक्किम में है, ठीक है। अब कुछ और इंपोर्टेंट नोट कराता हूं, उत्तराखंड से रिलेटेड नोट करिएगा। उत्तराखंड से रिलेटेड क्या पूछता है? आपसे पूछेगा नीति दर्रा, ठीक है। आपसे पूछेगा लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। आपसे पूछेगा दोस्तों माना दर्रा। तो ये दर्रे आपको नोट कर लेने हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और अब कुछ और इंपोर्टेंट नोट कराता हूं, वो भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश की बारी है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नोट करिएगा, आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों नोट करिएगा इंपोर्टेंट दर्रे। सबसे पहला पूछा जाता है बोमडिला दर्रा। आपसे पूछेगा कि बोमडिला दर्रा कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में। आपसे पूछेगा चांग याप
चांग याप दर्रा कहाँ पे है? चांग याप नहीं, यांग याप है दोस्तों। यांग याप दर्रा कहाँ पर है? ये भी। और दिफू, ये 3 दर्रे दोस्तों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मणिपुर का एक दर्रा है, मणिपुर का, ठीक है, ये भी नोट करिएगा। मणिपुर से रिलेटेड पूछा जाता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद एक इंपोर्टेंट नोट करिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपका जम्मू एंड कश्मीर, इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कई दर्रे। नोट करिएगा, सबसे पहला जोजिला दर्रा कहाँ पर है? यहीं पर है। उसके बाद पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल भी कहाँ है? यहीं पर है। उसके बाद नोट करिएगा काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये भी दोस्तों यहीं पर है। उसके बाद नोट करिएगा, एक पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? यहीं पर है। उसके बाद एक और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बुर्जिल दर्रा, आपसे पूछेगा कि बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं मैंने नोट करा दिए हैं, आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपसे पूछ रहा है इन विच ईयर डीआरडीओ वाज एस्टैब्लिश्ड, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, सबसे पहले मैं डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करा देता हूं। आपसे पूछता है कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म नोट करिएगा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये दोस्तों यहाँ की इसकी फुल फॉर्म है डीआरडीओ की, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में आप नोट कर लीजिएगा रक्षा, नोट करिएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसको कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना से रिलेटेड नोट करिएगा, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1958 में। आपका सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर से रिलेटेड नोट करिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका चेयरमैन आपसे पूछेगा, इसका चेयरमैन कौन है, तो इसका चेयरमैन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। इनका नाम भी आपको याद रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। डीआरडीओ से रिलेटेड ये जो मैंने नोट कराए हैं ना, ये एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हुमायूं के बाद किसने शासन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमसे पूछ रहा है किस काल के बारे में? मुगल वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? मुगल वंश के बारे में यहां पर हमसे पूछा है। तो मुगल वंश के पूछा है कि यहां पर हुमायूं के बाद किसने शासन किया था। तो एक बार मैं सारे एकदम नोट करा देता हूं, नोट करिएगा। सबसे पहले आया था बाबर। बाबर ने क्या करी थी? मुगल वंश की स्थापना करी थी। बाबर के बाद आया हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। कौन आया? अकबर। अकबर के बाद दोस्तों आपका आया जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। जहांगीर के बाद आपका आया शाहजहां, ठीक है। कौन आया? शाहजहां। उसके बाद शाहजहां के बाद आया औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जो बहुत ज्यादा क्रूर था। उसके बाद आया बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ये नाम आपको याद रख लेना है, यानी किसके किसके बाद आया है, तो एक बार नोट करिएगा। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया आपका शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है, ये जरूर याद रख लेना है, क्योंकि ये जो इनकी लिस्ट है ना, ये पूछी जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। हुमायूं के बाद किसने शासन किया था? हुमायूं के बाद शासन किया था आपके अकबर ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किसने ग्रहों की गति का नियम दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछता है हु गेव द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केपलर। केपलर ने दोस्तों ग्रहों की गति का नियम दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा कहां पर स्थित है। इस पे दोस्तों फ्यूजियामा की बात करिए, आपसे कुछ और भी पूछ सकता है, तो ये सभी इंपोर्टेंट है, नोट रखिएगा जरूर से याद करके, ठीक है। वेयर इज द वॉल्केनिक माउंटेन फ्यूजियामा लोकेटेड आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर किसका किसका हो जाता है, जिसने भी दोस्तों ऑप्शन आपका बी बताया है जापान, उसका राइट आंसर है। फ्यूजियामा कहां पर है, जापान में है। और जापान में भी किस जगह पर है, तो जगह का नाम याद रख लेना, होन्शु द्वीप। कौन सी जगह है, होन्शु द्वीप में दोस्तों यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, जिसने भी दोस्तों बेल्जियम राइट आंसर दिया है, बेल्जियम उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में भी कराया हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं जितनी वीडियो में कवर करा रहा हूं सभी को एक से देखना है लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कोई नहीं बता सकता, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को आपको कवर करके जाना है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज बताता हूं वो सब अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और डेली दोस्तों 12 बजे आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी, 12 बजे दोपहर में, कभी थोड़ी थोड़ी लेट हो जाती है तो 12 साढ़े 12 बजे तक वीडियो आ जाती है चैनल पर, और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है तो आप आसानी से सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक है। आज मैं वीडियो को ऐड भी कर दूंगा उसमें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करूं कि हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ हॉकी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी दोस्तों 11। कितने होते हैं, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से कौन सा एक बौना ग्रह है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्वार्फ प्लेनेट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं, प्लूटो को क्या कहा जाता है, बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पर मर्क्यूरी आया है, मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है, सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है इसे, ठीक है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह यही है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, ठीक है, तो यही है सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, राइट आंसर हो जाता है आपका बैडमिंटन। कौन सा राइट, सॉरी दोस्तों बैडमिंटन कह रहा हूं, फुटबॉल। आपका क्या राइट हो जाएगा, फुटबॉल राइट हो जाएगा। रोवर्स कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। और कल की वीडियो में मैंने काफी सारे कप आपको लिखाए हैं, वीडियो जरूर से देख के अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखिए इसके लिए एक संशोधन लाया गया था, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन लाया गया था। और ये कब लाया गया था, 1989 में दोस्तों इसको लाया गया था। और इसके तहत जो वोट देने की एज थी 21 साल थी, उसको घटाकर कितनी कर दी गई, 18 साल। यानी यदि आपकी एज जो है 18 ईयर है तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना किस वर्ष बना था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस वर्ष बना था, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया, नोट करिएगा दोस्तों, ये आया था आपका अस्तित्व में 2 जून 2014 को। कब आया, 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। और किससे दोस्तों ये अलग हुआ, तो ये अलग हुआ था आपका आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से ये आपका अलग हुआ था। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं।
एक वीडियो मैंने कराई है जिसमें सारे उपग्रह मैंने बताए हैं, सारे ग्रह बताए हैं डिटेल्स में। उस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर से। इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रह कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। कितने? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। कौन कौन से हैं? फोबोस एंड डीमोस। फोबोस और डीमोस ये क्या है? ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। कौन सा है दोस्तों? गैनीमीड। ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का दोस्तों यह उपग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, नोट जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो डांडिया के लिए नोट करिएगा, डांडिया सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? गुजरात। ऑप्शन है डी आपका राइट आंसर हो जाता है। कहां का है डांडिया? गुजरात का। ठीक है, अब डांडिया के बाद दोस्तों एक पूछा जाता है गरबा कहां का है? तो ये भी गुजरात का है। गरबा के बाद एक पूछा जाता है टिप्पानी, ये आजकल एग्जाम में आ रहा है तो नोट कर लीजिएगा, टिप्पानी भी गुजरात का है। आपसे पूछे भवई कहां का है? तो भवई भी गुजरात का है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपसे बात करूं कि तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है दोस्तों भरतनाट्यम। बहुत पूछा जाता है भरतनाट्यम। एक मिनट, सॉरी दोस्तों गलत हो गया। कौन सा है? भरतनाट्यम आपका नोट कर लीजिएगा। ये भी क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है? एक ये शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नोट जरूर से रखिएगा। अब मैं दोस्तों इसके तमिलनाडु के कुछ लोक नृत्य फोक डांस भी आपको बता देता हूं जिसमें आपको कट्टम अट्टम ये देखने को मिले ना, तमिलनाडु समझ लीजिएगा। जैसे एक होता है करकट्टम। कौन सा? करकट्टम, तमिलनाडु का है। कि फिर एक होता है कोलट्टम, ये कहां का? ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है, एक होता है मयिलट्टम। मयिलट्टम, मयिलट्टम ये भी कहां का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का है। फिर एक है वेरी इंपोर्टेंट, नोट करिएगा, जिसका नाम है देवराट्टम। ठीक है, ये भी कहां का है? ये भी दोस्तों आपका तमिलनाडु का है। तो अट्टम जहां भी देखने को मिले तमिलनाडु टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक इंपोर्टेंट नोट करिएगा दोस्तों, कुम्मी। कुम्मी कहां का है? तो कुम्मी भी दोस्तों आपका कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, इनको जरूर से नोट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 है आपका, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? वेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? विच इज कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा? बिल्कुल, जिसने भी दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका में ही दोस्तों स्थित है और अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। कहाँ है? क्या है? न्यूयॉर्क। यहीं पर दोस्तों आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 16 है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? विच कलर हैज द हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बिल्कुल, एक फॉर्मूला बताता हूं कलर से रिलेटेड, नोट करिएगा। एक आपने पढ़ा होगा विबग्योर करके, विबग्योर, ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। वी से होता है वायलेट यानी बैगनी कलर, आई से होता है इंडिका यानी आपका आसमानी कलर, बी से होता है ब्लू यानी आपका नीला कलर, जी से होता है ग्रीन हरा कलर, वाई से होता है येलो पीला कलर, ओ से होता है ऑरेंज नारंगी कलर और आर से होता है रेड यानी लाल रंग। अब विबग्योर से आपको सभी चीजें देखिए कवर हो जाएंगी। अगर आपसे सबसे ज्यादा पूछे तो आपको वायलेट पे टिक करना है और सबसे कम पूछे तो आपको दोस्तों रेड पर टिक करना है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? वायलेट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको पर्पल हटा के वायलेट कर लीजिएगा, वायोलेट। ठीक है, ये क्या होता है? वायलेट होता है। बैगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। आपसे पूछे कि सबसे कम किसका अपवर्तनांक होता है, तो सबसे कम दोस्तों आपका रेड का होता है यानी लाल का होता है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जो लाल रंग होता है ना वो दूर से दिख जाता है। क्यों दूर से दिख जाता है? क्योंकि ये जो इसका फैलाव होता है ना, इसका अपवर्तनांक या तरंग दैर्घ्य आप कह सकते हैं कम होती है, यानी ये मतलब जो फैलता कम है, तो इसीलिए लाल रंग आपको दूर से दिख जाता है।
जाता है। इसीलिए दोस्तों डेंजर के लिए आप कौन सा यूज करते हैं, लाल रंग का। आपने देखा होगा गाड़ियों में लाल बत्ती लगी होती है पीछे की तरफ, वो क्या होता है, दूर से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों रेड कलर यूज किया जाता है, इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, अपवर्तनांक कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 17 है, टिटनेस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस डिजीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए टिटनेस रोग आपने कई बार पढ़ा होगा, टिटनेस रोग में होता क्या है। तो बिल्कुल टिटनेस रोग आपके हार्ट को दिक्कत नहीं करता, यकृत को दिक्कत नहीं करता, स्टोमेच को दिक्कत नहीं करता। टिटनेस रोग नर्वस सिस्टम के लिए होता है, यानी तंत्रिका तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी जब दाब बढ़ाया जाता है तो जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है, समान रहता है, इंक्रीज होता है, या फिर नन ऑफ दीज? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए जब दाब बढ़ाया जाता है ना तो जल के अणु क्या होते हैं, दूर होने लगते हैं। तो उनको कम मतलब क्या होता है, जब वो जल के अणु दूर होते हैं तो उनको नजदीक लाने के लिए और दाब बढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है, यानी इंक्रीज होता है। जल का क्वथनांक क्या होगा? इंक्रीज होएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एनिमी एलिमेंट ऑफ कॉपर? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट, कॉपर से रिलेटेड याद रख लीजिएगा, जहां कॉपर होगा ना वहां आपको सल्फर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉपर का क्या है, ये एनिमी है एक तरीके से सल्फर। ठीक है, हिंदी में गंधक बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, विबग्योर। मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा पूछे तो आपका वायलेट होगा, सबसे कम पूछे तो रेड होगा। तो रेड क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, यानी ये कम फैलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 21 है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? विच हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल, जिसने भी दोस्तों सॉलिड बताया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठोस में दोस्तों ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट डज द कलर ऑफ द स्टार्स डिपेंड? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही है, तारों का रंग देखिए किस पर निर्भर करता है? आपके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जो छोटे तारे होते हैं वो क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। छोटे तारे ठंडे होते हैं और ये लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो बड़े तारे होते हैं वो गर्म होते हैं और ये नीले दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, छोटे तारे ठंडे और लाल, बड़े तारे गर्म और नीले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमेन? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ल्यूमेन, जिसने भी दोस्तों ऑप्शन आपका ए सेलेक्ट किया है बिल्कुल सही है, ज्योति फ्लक्स, फ्लेम फ्लक्स का दोस्तों यह मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन स्लेविया? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेलिवा होता है ये एक तरीके से, यानी लार। कौन सा एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है? बिल्कुल सही, जिसने भी दोस्तों टाइलिन बताया ना राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन में ही दोस्तों हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, यहां पर विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज विटामिन ए आल्सो नोन? विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? देखिए आप आर्मी का एग्जाम देने वाले हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो विटामिन है ना, विटामिन, इनका दोस्तों आपको रासायनिक नाम याद कर लेना है जरूर से। रासायनिक नाम जरूर से याद रख लीजिएगा जो भी विटामिन है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है, यदि आपसे पूछे कि विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है तो इसका आपको क्या होना चाहिए? रासायनिक नाम याद होना चाहिए। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रेटिनो
रेटिनॉल। रेटिनॉल की खोज किसने करी थी? तो रेटिनॉल की खोज करी थी फंक ने। किसने करी थी? फंक ने करी थी सन 1913 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको आंसर नहीं पता है तो क्वेश्चन कठिन होता ही होता है। ठीक है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट के बारे में पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल सही। जिसने भी दोस्तों ऑप्शन सी सही बताया है वो राइट है। 4 दोस्तों कक्ष होते हैं मानव हृदय में। कौन कौन सा? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल सही। जिसने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। एड्रीनलिन को दोस्तों क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रॉयल विच इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल सही। जिसने भी दोस्तों ऑप्शन ए सेलेक्ट किया राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रॉयल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस? कौन सी एक निष्क्रिय गैस नहीं है? कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? सी दोस्तों, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, कौन सा बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा बम नाभिकीय विखंडन यानी विच बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन? कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को क्या करना है दोस्तों? कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए HW है। इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे और उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर से बताना है। इसका स्कोर आप कमेंट करके बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं, आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। और दोस्तों आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो चैनल पर मैं लेके आने वाला हूं बहुत ही जल्द। अभी उस पर मेरा काम चल रहा है, वीडियो बना रहा हूं और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए इसलिए मैं लेके आऊंगा क्योंकि उस वीडियो में ऐसे बंदे की स्टोरी दिखाई गई है, ऐसे बंदे की स्टोरी है जिसने बहुत ही कम उम्र में अपनी गिनती मिलेनियर में कर ली। ठीक है, बहुत ही कम समय में उसने करोड़ों कमाए और 1 करोड़ की बात नहीं कह रहा हूं, उसने तकरीबन 500 करोड़ कमा लिए। ठीक है, तो उस बंदे की स्टोरी में लेकर आने वाला हूं बहुत ही जल्द चैनल पर, जो आपको एक मोटिवेशन देगी कि किस तरह से आपको सक्सेस होना है, क्या क्या चीजें आपको सेलेक्ट करनी है अपने लाइफ में। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, काफी हद तक आपकी मदद भी करेगी। और दूसरी बात बोलूंगा, चैनल पर यदि आप नए हो, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।